जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। या किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा, जीते तो जिंदा दिल हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। वो तो हर रोज एक मौत मरते हैं। एक दिल के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं और उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं। उनसे एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत लफ्ज कहा। उन्होंने कहा कि आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप दिन निकाल रहे हैं। तो जिंदगी तो जीने का नाम है। मेरे साथ रिहाना बतूल है, इंस्पिरेशन है। और आप जब रिहाना की कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हौसला और हिम्मत न हारना, मुश्किल वक्त में भी चेहरे पे मुस्कुराहट होना, और बात करनी तो जिंदा दिलों की तरह बात करनी तो जिंदगी की बात करनी, और तब भी जिंदगी की बात करनी जब सबको लगे कि यार ये जिंदगी की बात कर रहे हैं। रिहाना जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खूबसूरत बात इनकी ये है कि मैंने इनको कहानी के लिए नहीं ढूंढा, इन्होंने मुझे ढूंढा कि जी मेरे जरिए कम से कम दुनिया तक ये कहानी पहुंचे कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। रिहाना जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि क्या था जो आपने मुझे फोन किया और आपने कहा कि मैंने अपनी कहानी दुनिया को सुनानी है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रिहाना कोसर है। तो मैंने जैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं पहले मेंढर से हूँ, मेरा नानका कालाबंद से है और मेरा दादका मनकोट मेंढर से है। तो सर मतलब मैं अपनी इस स्टोरी को, सबसे पहले मैं अपनी इस कहानी का आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा मोटिव क्या है लोगों तक पहुंचाने का। जैसे कि आजकल मैं कोई न्यूज़ देखती हूँ या छोटी छोटी बातें देखती हूँ या वीडियोस देखती हूँ कि फटक से एक छोटा सा सुसाइडल नोट्स डाला होता है, कि सुसाइडल वीडियो बनाई होती है, तो फटाफट से बच्चे खुदकशी कर लेते हैं या गुजरनगर के ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां से छलांग मार देते हैं। जी सर, मतलब ये चीजें मैं देखती हूँ। तो जब मैंने ये चीजें देखी, एक ये था मेरा कि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि हाँ कहाँ से क्या है, और दूसरा मेरा ये था कि जो मुझे जिस चीज की मैं पीड़ित हूँ, जिस बीमारी से मैं जूझी हूँ, जिस बीमारी में मेरी माँ ने मुझे बड़े होते देखा, उसने हर टाइम तिलक तिलक वो रोई है। जिस तरह से एक जलती हुई चिंगारी किसी के आगे रख दो तो वो माँ किस तरह से वो देख देख के मतलब वो करती रहती है। तो इस चीज का था, मैं ये चाहती थी, मेरा जो मोटिव था वो ये था कि मतलब कोई भी हमारी स्टेट में इस चीज को लेकर अभी तक मैंने कोई अपडेट नहीं देखी है। हमारा मलेरिया का सर्वे होता है, टीबियों का सर्वे होता है, हमारी हर चीज का, इवन कि आजकल हमारे बीपी के सर्वे हो रहे हैं, हर चीज का सर्वे हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अनट्रीटेबल है, जो कभी भी ट्रीट नहीं हो सकती सर। और उस चीज का कभी हमारी स्टेट में मैंने नहीं देखा कि इस चीज का सर्वे हुआ हो, या इस चीज के ऊपर कभी किसी ने कोई खुल के बात की हो या कुछ भी हो। मुझे ये था कि मेरी जितनी निकली निकल गई। तो मुझे ये था कि जो और इस चीज से जो जूझ रहे हैं, जो इस चीज से बिलक रहे हैं, कम से कम उनको तो कुछ ना कुछ तो उनको रिलीफ मिले। ये रिलीफ नहीं मिले या कि किसी तरह सर मैंने भुगता, चलो मुझे ये था, मुझे सिर्फ मतलब एक सपोर्ट थी मेरी माँ और फाइनेंशियली। मतलब मेरी माँ टीचर थे, वो फाइनेंशियली इतना नहीं थे, ठीक थे मतलब फाइनेंशियली। तो उस से मेरी जो लाइफ थी वो निकल गई। लेकिन हर एक फाइनेंशियली नहीं होता है, ठीक है। इसकी अगर आप गूगल पे मॉइस्चराइजर क्रीम डालेंगे तो वो 3-3 हजार की आती है, 2-2 हजार की आती है। लेकिन इसका हम सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट, एक होता है डिजीज ट्रीटमेंट, एक होता है सिम्टोमेटिकल। जैसे आपको मलेरिया हुआ, मलेरिया से आपको बुखार हुआ, तो बुखार का ट्रीटमेंट करना और मलेरिया का वो दोनों चीजें अलग हैं। इसी तरह इस चीज का हम ड्राइनेस का स्केलिंग बताएंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है, जरा थोड़ा दिखाएंगे आप कि प्रॉब्लम क्या है। जी सर, ये एक स्किन की प्रॉब्लम होती है, जिससे ये होती है कि ये जो ऊपर की सतह होती है, ऊपर की लेयर होती है, ये हमारी शेड ऑफ होती रहती है। ये प्री मैच्योर ब्रेक हो जाती है। प्री मैच्योर ब्रेक होने से ये ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस होती है, फिर ये मतलब गिरती रहती है। ये इस तरह की है। इथियोसिस वैसे इसको कहते हैं, बाकी अदरवाइज आप सर्च करोगे तो बहुत सारे। हाथ दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या है। तो इसमें होता है कि हाथ आपका ड्राई रहता है और स्किन गिरती रहती है। हाँ, ऑल ओवर बॉडी।
अच्छा, पूरी बॉडी के ऊपर स्किन जी गिरती सर, रहती है। जी सर, ऑल ओवर बॉडी। अच्छा, तो इसमें तो फिर इसका मतलब, और ये कंटिन्यूस होता रहता है? जी सर, नहीं मतलब जैसे मुझे है कि मुझे गर्मियों में ज्यादा होती है, सर्दियों में मुझे रिलीफ मिल जाता है, सर्दियों में मैं ठीक रहती हूँ, गर्मियों में मुझे ज्यादा होता है। इसी तरह हर एक केसेस का अपना अपना है, किसी को यानी गर्मियों में dryness आपको ज्यादातर ठंडे मौसम में ही रहना है, गर्म मौसम में आप ज्यादा रह नहीं मौसम में सकते? नहीं रह सकती। गर्म मौसम, जितनी गर्म मौसम में रहती हूँ उतनी मुझे दिक्कत मेरे लिए ज्यादा आती है, उतनी मेरे लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम्स होती है? सिर्फ ड्राइनेस होती है या कोई और ड्राइनेस होती है, ईचिंग होती है, फिर अगर आप इस मॉइस्चराइजर्स नहीं अप्लाई करोगे, इसको मतलब इग्नोर करोगे, तो ये एक सीवियर भी ले लेती है, मतलब ब्लड तक भी आ सकता है। हाँ, अगर आप मतलब इसको बिल्कुल छोड़ दोगे, एज इट इज छोड़ दोगे, नहीं अगर मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करोगे तो फिर काफी ज्यादा वो हो जाती है। जैसे एक धरती जिस पे पानी की बूंद ना पड़े तो वो कैसे क्रैकिंग हो जाती है, जस्ट उसी बस सेम वही है एक ड्राइनेस। मुझे ये बताइए, आप खुद क्या काम करती हैं? सर मैं इस टाइम जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हूँ, जीएमसी राजौरी में। जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट पर हैं, तो इसका मतलब आपको खुद की भी अच्छी खासी जानकारी होगी इसको लेकर। जी तो आप इसमें लगातार जो एडवाइस किया हुआ है आपको, किसके ऊपर मॉइस्चराइजर, क्रीमें श्रीमें लगानी, वो लगाती रहती हैं? सर जो एडवाइस है, जो डॉक्टर्स एडवाइस है, मेरे पास एम्स के भी मैंने लाए हुए हैं, सारे लाए हुए हैं, तो जो डॉक्टर एडवाइस इसका कुछ पर्टिकुलर ऐसा है नहीं है, मतलब वही सिम्टोमेटिकल, वो कहते हैं मॉइस्चराइजर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हाँ, कि सिम्टम आ गए तो आप मॉइस्चर लगाते हैं, तो बस वो उसी तरह का है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको कोई मल्टीविटामिन लिख देंगे, बस इतना ही है। तो इसका मैं खुद ही मतलब ज्यादा करती हूँ, जैसे ग्रासलीन अब मैं ग्रासलीन लगाऊंगी तो ग्रासलीन से क्या होगा कि ये शेड ऑफ होगी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे पता है कि मुझे ग्रासलीन नहीं लगाना। अगर ग्रासलीन लगाऊं, वो स्किन जो है वो सेंसिटिव आएगी, नीचे से जो आएगी उसके ऊपर नहीं, फिर उसके ऊपर मुझे वैसलीन लगानी है। तो मतलब इसके साथ वो रह के ना एक एक्सपीरियंस, खुद की बॉडी का एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे इस टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे ज्यादा इसमें हमें गर्मी अवॉइड करनी पड़ती है, कपड़े धोने में, नहाने में, साबुन वगैरह, ये इस चीजों से हमें बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। साबुन से भी दूर रहना है? सर मतलब ऐसा है कि आप डेली सोप बाथ नहीं ले सकते, इसमें मॉइस्चर ही नहीं है स्किन में नमी ही नहीं है, तो वो कहाँ से आपको वो और ड्राई करेगी ना। साबुन इसके लिए और रिवर्स, आप लोग एक नॉर्मल स्किन के लिए वो दूसरे तरह का ट्रीट करेगा, लेकिन इस स्किन के लिए वो रिवर्स करेगा। तो आज आपको कितने साल हो गए इस बीमारी से लड़ते हुए? बाय बर्थ। यस। आज आपकी उम्र कितनी है? सर मैं इस टाइम 31 में हूँ। 31 साल से आप लगातार इससे जूझ रहे हैं। कोई वक्त आया, देखिए अक्सर लोगों को, हमें अगर छोटी मोटी बीमारी होती है, डिप्रेशन आ जाता है, को 15 दिन के लिए बैठ के पड़ जाते हैं, फिर टिक्कियां खाना शुरू कर देते हैं कि जनाब अब तो खत्म है, जिंदगी खत्म है, सुबह उठना किस लिए है, मर गए हम। कई तो बिस्तर पे लेट जाते हैं, उठने का नाम ही नहीं लेते। तो मुझे ये बताइए कि डिस्ट्रेसिंग नहीं है, परेशान करने वाला और स्ट्रेस में ले जाने वाली चीज नहीं है? सर स्ट्रेस में ले जाने वाली इतनी है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। वाई, क्यों? देखो, स्किन की वजह से आप स्ट्रेस में कभी नहीं जाओगे, हो गया ठीक है, एज इट इज तुम्हारा है यार, जो तुम्हारी बॉडी के साथ है वो तुम्हारा नॉर्मल है तुम्हारा भी है। लेकिन जब तुम मैटाडोर में बैठोगे, तुम्हारे साथ वाला बंदा अचानक से आया, वो बैठ गया, ठीक है, लेकिन जब उसने तुम्हारी तरफ देखा और वो जंपली उठ के वो साइड हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? स्कूल में बच्चे, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, मतलब उनको थोड़ी ना ये पता है कि क्या है क्या। अब स्कूल में बच्चे बैठे होंगे तो जिस डेस्क पे तुम बैठे होगे वहां कोई नहीं बैठेगा, और जहां पे मतलब तुम किसी महफिल में जाओगे तो तुम सोच समझ के जाओगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लड़की को खास नहीं, ये डिजीज एक्चुअली जेंडर को डिफरेंशिएट भी नहीं करती है, ठीक है। ये नहीं कि ये लड़की की लाइफ मुश्किल है। अक्सर हम किसी चीज में बोलते हैं हाई जी लड़की की लाइफ मुश्किल, ना, ये बोथ के लिए मुश्किल है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, इसमें वो नहीं है, आप नहीं कर सकते।
तो दूसरा, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं मैटाडोर्स में बैठी होती थी तो लोग खड़े रहते थे लेकिन मेरी सीट पे कोई नहीं बैठता था, और डेस्क पे स्टूडेंट्स जो थे वो पहले तो कोई बैठता ही नहीं था, मतलब कोई बैठेगा भी बड़ी मजबूरी से, टीचर कहीं फोर्स करेंगे। इवन टीचर भी, मेरे साथ बचपन में ऐसा भी हुआ है कि टीचर्स ने भी ऐसा किया है कि मैंने मम्मा को घर आके कंप्लेन की थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि टीचर नोटबुक चेक करती थी। मैं ना उस स्कूल को नॉमिनेट या टीचर को मैं नहीं बता सकती, वो मैं नोटबुक चेक कर रहे थे, वो मेरे तो सारे बच्चे उनके बिल्कुल अराउंड खड़े हो जाते थे। तो जब मेरी नोटबुक चेक करने की आती थी कि मतलब यू कांट बिलीव कि वो इतने डिस्टेंस से मेरे से बुक लेते थे, ऐसे हाँ इधर दे दे, इस तरह से, मतलब इस तरह से वो मुझसे बुक जो थी, वो नोटबुक जो थी वो मेरी चेक करते, फिर वो मतलब नोटबुक और उसमें इतना डिस्टेंस रखते थे अपने और अपने में और नोटबुक में कि मतलब मुझसे कहीं टच ना हो जाए। और ये इसका ये नहीं, ये आप में है, ये नहीं है कि किसी को होगी या किसी को कुछ भी होगा, ये आप में है। उनको ये लगता होगा कि हमें भी लग जाएगी। हाँ, उनको ज्यादातर यही लगता है। सर मैं आज इस चीज की पीड़ित हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं दूंगी, ठीक है, कि वो मैटाडोर वाले गलत थे, मेरे स्कूल वाले गलत थे, मेरी टीचर गलत थी, मेरी, हो सकता है कि अगर उनकी जगह मैं होती शायद मेरी सोच भी वैसी ही होती। मैं इस चीज में किसी को गलत नहीं कह सकती। जैसे आपने कहा आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब ये सब आपको पता है कि ये बीमारी फैलने वाली नहीं, छुआछूत से एक दूसरे की तरफ जाने वाली नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपका एक बच्चा भी है, ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि बच्चे को यहाँ ले आएं ताकि मैं आपको बच्चा दिखाऊं और बच्चे से आपकी मुलाकात भी कराऊं। आप आइए, आप तो मुझे ये बताइए कि ये बच्चा तो नॉर्मल है? जी सर बिल्कुल, मेरे पेट का है। अच्छा, ये मेरी बेटी है छोटी। अच्छा, ये आपकी बेटी है। आइए सलाम करो बैठिए। मामू को। करो जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप ठीक है? क्या चल रहा है? क्या देख रहे हैं कुछ आप? ले लो मोबाइल पापा। कुछ चाहिए? कुछ क्या देख क्या रहे हैं आप? कार्टून। कार्टून देख रहे हैं? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो और बाकी सब ठीक ठाक है ना? मिलाइए हाथ, हाथ मिलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखो, ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, तो आप जैसे आपने कहा, ये तो वैसे समाज का एक और चेहरा भी ये बताता है कि समाज के देखने का नजरिया आज भी, ठीक है, किताबों में आप बड़ा कुछ पढ़ते हैं, अफसाना आप बड़ा प्यारा सुनाते हैं, लेकिन बड़े कम लोग मिलते हैं जिनको ये लगता है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत अगर किसी के साथ है, ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम उसके साथ बात न करें, बैठे नहीं, ये नहीं, ये भी बताता है कि समाज की मानसिकता क्या। जी सर, जी सर, मतलब वही चीज मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, हम तो बहुत करते हैं, नहीं जी अब हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, लेकिन ना कहीं हमें वो एक है पॉइंट, एक पॉइंट है कि हम इस चीज को करते हैं। लेकिन इतना है सर कि जहाँ पे मुझे इस तरह का मिला है वहां पे मुझे पॉजिटिव भी मिले हैं। जैसे कि मेरी सबसे ज्यादा मुझे लाइफ में अगर सपोर्ट किया है एक मेरी मम्मा ने, जिसने हिम्मत ना हारी तो ना मुझे हारने दिया। जब मैं एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, मतलब बाहर वालों को क्यों कहूँ कि मैं अपनी रिश्तेदारी में बता रही हूँ, जो जब मम्मा ने मुझे कालाबन वहां रहते थे, मम्मा ने साथ में स्कूल रखा हुआ था, तो साथ में भी उनके वो बच्चे वैसे ही करते थे, लेकिन उनको था कि ये मैडम की बेटी है तो थोड़ा सा उनको वो एक दब जाता था, उनका जो रोल होता था। लेकिन जब मुझे वहां से जम्मू लाने का, जब माँ बाप ने सोचा कि चलो ये पढ़ लिख जाए, या मुझे छोड़ा, यहाँ हमारी जानीपुर में मकान है, जब उस चीज के लिए छोड़ा तो मेरे बिल्कुल अपने, मतलब अपने मेरे बिल्कुल नियर भाई ने, उन्होंने मेरी मम्मा को बोला इसको यहाँ नहीं एडमिशन मिलेगी, इसको यहाँ स्कूल में कौन एडमिशन देगा। पहले अपने ही घर से मुझे ये बोला गया कि मेरी मम्मा को इस चीज को लेकर उनको कहा कि इसको नहीं एडमिशन मिलेगी किसी भी। तो फिर मेरी मम्मा ने मुझे लेके गए नीचे प्रोजेक्ट मॉडल स्कूल में, मैं थैंक्सफुल हूँ उनकी कि चलो उन्होंने किसी तरह मुझे एडमिशन दे दिया उस तरह। तो उस तरह से मैंने फिर वहां से 9th की ये वो, तो बस सर इसी चीज को लेकर मुझे ज्यादा रहा है कि मतलब इतना किसी टाइम इस चीज ने इतना टॉर्चर किया ना कि मैं रात को उठ के रोती थी कि मैं ठीक हो जाऊं, और मेरे माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि सिंगल थी मैं। लेकिन मुझे बताएं कि जैसे मैंने आपको कहा कि
जिंदगी का एक मामूल ये है कि आप जब इस तरह की किसी परेशानी में हैं तो स्ट्रेस, और जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, ये सब चीजें स्वाभाविक हैं। जी सर। तो आप इन सब चीजों से कैसे बाहर निकली? सर मैं वही कभी गई नहीं डिप्रेशन में? सर जब स्कूल टाइम में जब ऐसे होता था तो वही डिप्रेशन ही का मैं बता रही हूँ कि मैं रातों को उठ उठ के रोती थी और ये दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझे ठीक कर दो, या अल्लाह मुझे ठीक कर दो। अब अल्लाह बेचारे भी क्या कर सकते थे इसमें तो जो होना था वो तो होना ही था। तो लेकिन था ना, मैं वही आपको बता रही हूँ कि इस चीज को मैंने सहा है ना सर। मैं रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रातों को उठ उठ के रोती थी, और जब मैं नहाती थी या कुछ करती थी स्कूल के लिए तो मैं रगड़ 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 के करती थी कि ये निकल जाए, ये लाता निकल जाए और बीच में से थोड़ा ठीक लगे मेरे उस चीज को। इस तरह से बहुत मतलब करती थी सर। लेकिन स्कूल टाइम में मुझे अब ये बताइए कि जो आपके हस्बैंड हैं, जी सर। कहाँ से तलाशे आपने? सर इनसे पहले मैं एक बात बताऊं आपको। इनसे पहले एक ये हुआ था कि आपको पता है कि जो हमारी कमेटी है, जो हमारा समाज है, आज भी आप ये चीज मानोगे कि मैं जो भी बोलूं कि मैं राजपूत हूं या मैं चौधरी हूं या कुछ, कहीं ना कहीं कास्टिज्म हमारे बीच है। हम इस चीज को जितना मर्जी निग्लेक्ट करें कि नहीं ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, मैं मानती हूँ उस चीज को। इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ कि मेरे मदर ने जनी सोचा कि मैं अपनों में शादी करूंगी। आप उस पॉइंट पे आए, मैं इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में कंसेप्ट, इसलिए मेरी मम्मा का यही था कि मतलब मैं अपनों में, मतलब जैसे हमारे में होता है सर, आपको तो पता ही है कि अपनों में ऐसा। तो खैर अपनों ने तो अपनों को मेरी हर कला से ज्यादा मेरी स्किन दिखी। मतलब उनको मेरी पढ़ाई, मेरी मम्मा या मेरा कोई चीज नहीं दिखी, उनको ज्यादा मेरी स्किन दिखी कि हाँ इसको स्किन प्रॉब्लम है, वो ज्यादा है। तो एक मेरे बरादरी की थी, तो वहाँ मतलब पहले उन्होंने शादी करवाई, मम्मा ने मतलब थोड़ा किया कि हम ले लेते हैं किसी का बच्चा, मैं अकेली हूँ, मेरी खुद की इतना कुछ, उनको हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है, तो करवाई। तो वो उस बंदे से शादी वगैरह हुई तो मतलब 2 महीने तक उस बंदे ने फिर अपने वो रंग जो थे वो दिखा दिए। मतलब उसका ये था कि चलो ये जैसा मैं आऊंगा, इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह लिखनी है मेरे नाम, मुझे सारा कुछ दे देना है, ये करना है वो करना है। तो इतना तो कुछ, इतनी 1 महीने में तो इतने जल्दी कुछ हो नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होता। तो फिर उनके उसके साथ नहीं चल पाया वो, मतलब हमारी बरादरी में था। तो फिर जब आई यहाँ इनकी बात आई, तो ये चौधरी बरादरी से बिलोंग करते हैं, मैं अवान बरादरी से बिलोंग करती हूँ। तो ऐसे मतलब हमारी बात होते होते हुई, थोड़ी जान पहचान हुई, तो फिर मैंने घर पे मम्मा को बताया कि इस तरह से बंदे हैं, आप देख लो आपका क्या डिसीजन। लेकिन पहले वाला तलाक हो चुका था? जी सर, जी सर। वो मतलब उनकी तरफ से नहीं, हमारी जब उनको उनकी एक वो जाहिर हो गई कि हाँ इनको मैं नहीं चाहिए थी, इनको वो था कि जो भी था प्रॉपर्टी वगैरह का वो था इनका मैं नहीं था इनका मकसद। तो उस हिसाब से फिर उनसे वो हो चुका था तलाक वगैरह। फिर जब भी इनकी बात आई तो मैंने मम्मा को सारा बताया। ये पुंछ से हैं, तो मतलब मैं सेटल तो जम्मू में ही, बेसिकली तो मेंढर से ही हूँ। फिर आस्ता आस्ता हो गई सर शादी। अब इनका था ये, जब हम मिले, जब हमने बात की, तो इनको मैंने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जैसे ये शीशे के सामने हमें साफ साफ सब दिख रहा है, मैंने इनको इस तरह साफ साफ सारी कंडीशन जो है इनके सामने बयान की। तो एक तरह से तो मैं इनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने उस टाइम वक्ती हालात को देखकर या कुछ करके मेरा साथ दिया। इतना कुछ जानने के बावजूद कि इस लड़की को स्किन प्रॉब्लम है, इसका पहले डाइवोर्स हुआ है, सब कुछ जानने के बावजूद इन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद फिर वही सर, जो इन्होंने तो एक मतलब कर लिया, ठीक है, तो बाद में सबके यही हो गया, हाँ प्रॉपर्टी के लिए किया होगा, लालच के लिए किया होगा, या इस तरह से किया होगा। अब हमारी शादी को 5 साल हो गए, तो मैंने तो अभी तक इनको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, मैंने तो इनको कुछ भी नहीं दिया। अभी पूछ सकते हैं कि मैंने इनके नाम क्या किया है। तो मतलब बोलने वाले यही बोलते थे कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी के लिए किया है इसने, और इसको क्या है, ऐसा ही था। अच्छा। आप जैसे बात कर रही हैं, तो आपकी बातचीत से समाज का
को आईना देखने का मौका मिल रहा है। जी सर। वो समाज जो आज दो बिरादरियों के और एक स्टेटस के नाम पर आपस में लड़ रहा है, उस समाज की हकीकत क्या है वो आईना आप बिल्कुल सामने रख रही हैं। आप ये बता रही हैं कि समाज किस तरीके से एहसान करता है, समाज किस तरीके से उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला कुछ खास बनाकर जमीन पर भेजता है, लोग उनकी कदर कितनी करते हैं। और अफसोस इस बात का कि आप ये भी समाज को बता रही हैं कि लड़के के अंदर अगर 100 नुक्स हो ना, 100 दिक्कतें हो, 100 परेशानियां हो, फिर भी समाज कबूल कर लेता है। लड़की के अंदर अगर एक मामूली सी परेशानी हो ना, तो समाज उसका बवाल बनाता है। और फिर जब लड़की की शादी होती भी है ना, तो उसे सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक जतलाया जाता है कि भाई तुम पे हमने एहसान किया, क्योंकि तुम्हें तो कोई कबूलने वाला नहीं था, ये तो हमने तुम्हें कबूला है। ठीक है, हालांकि अल्लाह बार बार मना करता है, कहता है कि भाई तुमने कोई नेकी की, बात खत्म, उसके बाद अगर इसके बारे में जिक्र किया, नेकी वहीं खत्म हो गई। तो ये तो आप आईना दिखा रही हैं समाज को। अब 5 साल गुजर गए, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत बेटी है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जी सर, मतलब उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, फिर मैं कॉलेज चली गई, जीएनएम किया मैंने। तो जीएनएम में मुझे वहाँ पे भी अच्छे फ्रेंड मतलब मैंने जो शादी से पहले की जो स्टेप लाइफ मैंने जिया, मैंने अपने फ्रेंड्स के बल पे, और मतलब मैंने शायद सर सही बोलते हैं कि डिप्रेशन में क्यों नहीं गया, मैंने कर लिया होता कुछ ना कुछ, सुसाइड कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया होता, लेकिन मेरे पीछे जो बैक थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे मामू एडवोकेट हसन अहमद सिद्दीकी वो थे, और मेरी मम्मा जो थे, ये लोग, इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा जिंदगी में, और मुझे नीचा दिखाने की, जिसकी ज्यादा मतलब आउटर्स को तो छोड़ो, वो तो एक गलत फहमी हो गई कि मैंने आपको अपीयरेंस से जज कर रहे हैं वो मुझे, लेकिन मुझे जो ज्यादा डॉन समझने की कोशिश की, वो मेरा खुद का दादका था। उन्होंने ही मुझे ये चीज समझी ही नहीं कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, वो नहीं मानते। आज भी जब मेरे हिस्से की बात आती है या कुछ भी, आज भी उन्होंने मुझे पीछे ही समझा हुआ है कि ये मेरे पापा का नाम रहमान था, कि ये हमारे रहमान का, वो नहीं समझते कि ये रहमान की औलाद में से है, वो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, ये मामला बिल्कुल आपके घर के अंदर का है। मैं तो सिर्फ इस बात पे दोबारा से आऊंगा, जब आपने बात की तो मुझे याद आया कि हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हजरत बिलाल हबशी, जी सर, जब मक्का फतह हुआ, मक्का के फतह होने के बाद जब खाने काबा के ऊपर चढ़कर अजान देने का वक्त आया, तो तमाम सहाबा खड़े थे और इंतजार में थे कि हुजूर किसे कहेंगे कि तुम चढ़कर आज अजान दो। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी जितने भी सहाबा थे, जलील कद्र सहाबाओं के बीच में से हजरत बिलाल हबशी को चुना, क्योंकि वो हबश के रहने वाले थे, अरबियों की तरह नहीं थे, अरबियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ठीक है, और उसके बाद जब हजरत बिलाल हबशी ने अजान दी, तो अजान देते हुए हल्का सा उनकी जुबान में, मुबारक जुबान में थोड़ी सी उनकी जुबान में दिक्कत थी। तो उसके बाद एक बार मना भी जब किया गया कि नहीं, ये अजान नहीं पढ़ेंगे, तो बार बार ये कहा जाता है कि सहर नहीं हुई तब तक जब तक उन्होंने अजान नहीं दी। तो हुजूर ने तो अपने वक्त में, अपने दौर में ये मिसालें पेश की हुई हैं कि भाई तुम किसी भी शख्स को, उसके रंग, उसकी नस्ल, वो कैसा दिखता है, वो कैसा बोलता है, वो चलता है नहीं चलता है, उसके बाजू है नहीं है, इन तमाम चीजों पर तुम किसी को जानने पहचानने की कोशिश न करो, बल्कि उसके अंदर जो, उसके अंदर का जो है, उस अंदर की बिना पर आप ये तय करो कि ये शख्स कैसा है। तो आपकी जो खूबसूरत पर्सनालिटी है वो तो निखर के अल्हम्दुलिल्लाह सामने है। आपकी बच्ची है, अल्लाह ने आपको माशाल्लाह बच्ची भी दी है, और अब आप एक अच्छी अज़वाजी जिंदगी में भी हैं। आखिर में वो तमाम लोग जो तो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम, वो लोग खास तौर पर जो गुजरनगर के ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं और छलांग मार देते हैं, और अब मुसीबत तो एक और हो चुकी है कि अब तो इश्क में मगलूब होकर लोग जो खुदकुशियां करने लगे हैं। वो परसों कश्मीर से खबर आई कि एक छोटे से लड़के ने, 24-25 साल का लड़का था, इश्क में आ गया और उसने क्या कहते हैं खुदकुशी कर दी। ठीक है, फिर कोई पता चलता है कि किसी को घर वालों ने परेशान किया, वो आके गुजरनगर के पुल के ऊपर छलांग मारता है। किसी और को क्या कहते हैं इम्तिहान में फेल हो गया, वो रस्सी के साथ लटक जाता है। इतनी खूबसूरत जिंदगी जो अल्लाह ने दी, जो दोबारा मिलनी नहीं है,
जो एक बार मिल गई दोबारा मिलेगी नहीं। तो पैगाम कोई उन लोगों के लिए जो इस तरह के, हालांकि आपने इतनी सारी परेशानियां झेली हैं और अब हम तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, आपने जिंदगी को जिया है 31 साल, मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूं कि इंसान को कैसा लगता होगा कि आप मेटाडोर में बैठे हैं और बगल वाला आदमी उठ जाता है, आप स्कूल जाते हैं और बच्चे डर के जो है पीछे भाग जाते हैं, आप किसी महफिल में जाते हैं तो लोग दूर से कहते हैं ये वो वाली लड़की है जिसकी स्किन को ये प्रॉब्लम है। और ये हमारे समाज में एक और बीमारी है, एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जो कैंसर से ज्यादा खतरनाक है, वो ये भी हमारे समाज में, इसके पास नहीं जाना। बच्चा पैदा हो जाए किसी के घर में और आप वहां मुबारकबाद देने के लिए चली जाएं तो वो सबसे पहले बच्चे को इससे दूर रखना, हाथ नहीं लगाने देना। हाँ, ये सब कुछ है। और उसके बाद वही लोग मुसल्ले के ऊपर जब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी हम नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इबादत करना शुरू हो जाते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि खुदा के सामने हमको जवाब क्या देना। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो जैसा आपने खुद कहा कि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आप यकीन मानो कि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और जैसे कि ये मिसाल है कि जैसे कि रिश्ता है रात और दिन का, बिल्कुल ये जिंदगी का वैसा रिश्ता है कि अगर आपकी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए रात है तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में दिन आने वाला है। ऐसा आप कभी रात में नहीं रह सकते हो। तो मतलब मैंने यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी को इतना सस्ता ना बनाओ कि बस कभी भी उठ के तो कुछ भी आप करने की। मुझे भी ये सीख शायद दूर से मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली। तो जिस सीख से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह अपनी जिंदगी में सेटल हूँ, कोऑपरेटिव हस्बैंड मिला है, अच्छी बेटी मिली है, माँ है सर पे, अच्छा जॉब भी है अपनी। मतलब मेरे जॉब वाले भी आज मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना कुछ करते हैं और कोऑपरेट करते हैं। जैसे मुझे अब सीजनल है, पता है कि गर्मी में होती है, तो वो मुझे ठंडी जगह अपॉइंट करते हैं, एसी वाली जगह की, नहीं इसको दिक्कत है। तो मतलब जीएमसी में मुझे बहुत ज्यादा हर तरह से रिलीफ करने की वो करते हैं कि नहीं यार इसको प्रॉब्लम है। तो आज ये दिन कैसे आया? एक रात के बाद मेरी सुबह आई है। तो हर रात के बाद मैं यही कहूंगी, हर रात के बाद सुबह तो जरूर आती है। और सर मैं अपनी स्टेट से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है, मैंने जिया जैसे जिया, मैंने जी लिया, जी रही हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं। लेकिन मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से, अपनी स्टेट से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज का एक सर्वे किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर उन लोगों को रिलीफ मिले या कुछ फाइनेंशियली रिलीफ मिले या उनको इस चीज के बारे में अपडेट मिलता रहे कि वो किस तरह से कि अपनी एक नॉर्मल जिंदगी चला सके। मेरी सबसे बड़ा वो है। मुझे आखिर में ये बताइएगा कि इसका पता कैसे चलता है डिजीज का, क्या सिम्टम्स के बारे में आपको कुछ इतला है कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा कैसे पता चलेगा आपको कि ये प्रॉब्लम? जी सर, जब बच्चा माँ की शिकम से आता है तो उसका जो होती है स्किन होती है वो एकदम ना जेली जैसी, जैसे बर्न भी नहीं कह सकते, बिल्कुल लला हुआ जैसे हम कहते हैं ना, ऐसी जेली कवर की होती है, बिल्कुल जूड़ियां स्किन में होती हैं, फ्लैशी सी स्किन होती है, बस ऐसा जैसे ये डॉच ऐसी फ्लैशी। उसके बाद टेस्ट वेस्ट होते हैं कुछ? सर वो तो फिर कुछ टाइम बाद खुद ही अपेयर होना शुरू हो जाती है। मतलब ये जो ही बच्चा पैदा हो गया तब से 1.5 महीने 2 महीने बाद खुद से ये अपेयर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत खूबसूरत कहानी थी और आप लोगों ने सुन भी लिया और बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने समाज को आईना भी दिखा दिया। समाज को आईना ये दिखाया कि बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बड़े बड़े उपदेश देना, लंबे लंबे लेक्चर देना और दुनिया को ये कहना कि जनाब फलां करें, ढमका करें, ये करें, वो करें, ये सारी बातें अपनी जगह सच्ची। लेकिन समाज की सच्चाई यही है कि अगर मामूली सी भी दिक्कत, मामूली सी भी कोई परेशानी किसी को आपके आसपास हो, वो बीमारी आपको उससे लगती हो या न लगती हो, लेकिन आप उस शख्स से परहेज करने लगते हैं, समाज उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। अगर आप इन खास लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला जमीन पर जब पैदा करता है तो मकसद सिर्फ ये पैदा करने का, मतलब मुझे महसूस होता है ये कि मेरे और आपकी समझ में ये आ जाए कि अल्लाह की कुदरत के सबसे खूबसूरत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला जमीन पर भेज रहा है। किसी का हाथ नहीं है लेकिन वो हाथ वालों से बेहतर है, किसी की टांग नहीं है वो 2 टांग वाले से बेहतर है, कोई देख नहीं सकता, अंधा है लेकिन वो आंख वालों से बेहतर है, कोई बोल नहीं सकता लेकिन वो बोलने वालों से बेहतर है, कोई सुन नहीं सकता लेकिन वो सुनने वालों से बेहतर है, किसी के सूंघने की ताकत नहीं है लेकिन वो जो सूंघते हैं उनसे ज्यादा बेहतर है। और सिर्फ इतना ही नहीं,
बल्कि कोई अगर इस तरह की स्किन की किसी प्रॉब्लम से परेशान है, यकीन मानिएगा वो जो खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन स्किन वाले लोग हैं, ये लोग उनसे भी ज्यादा बेहतर हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना, वो बड़ी बार बुजुर्ग भी कहा करते हैं, हर धर्म में, हर समुदाय में ये कहा जाता है कि आप सिग्नल पे खड़े हैं, आप किसी जगह भीख मांगने वाला जब आपके पास आता है तो ये मत देखो कि वो हकदार है नहीं है, वो मांगने वाला है नहीं है, दे दो। वो क्यों? हम यही मानते हैं ना कि उनकी अल्लाह जल्दी सुनता है। तो जब इस तरह के लोग आपके आसपास हों, जिनसे आपको एक फायदा ये हो कि अल्लाह के सामने जब ये अपना दामन फैलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी बात पहले सुन लेगा, हमारी अर्जी बाद में लगेगी। तो ऐसे लोगों को दिल के करीब भी रखा जाना चाहिए, ऐसे लोगों की कदर भी की जानी चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ आपका राबिता है, इसे अपनी खुशकिस्मती मानना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ राब्ते में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जुड़े। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्किन की प्रॉब्लम है, लेकिन ये कम्युनिकेबल नहीं है, ये इनसे किसी और को मिलेगी नहीं, किसी और को लगेगी नहीं। और आपने इनकी बच्ची देख ली, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, उसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी थी। लेकिन कहानी आपने सुन ली है। उम्मीद ये करूंगा कि समाज इस आईने को देखने के बाद बाहर देखने के बजाय अंदर देखना शुरू करेगा।